गुड इवनिंग, सत श्री अकाल सबको। ये है हमारा लेक्चर 12th स्टैंडर्ड का एंड आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करना। तो लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। सबसे पहले हम लोग अभी तक सारी वीडियोस में सब कुछ कवर कर चुके हैं, इंडियन इकोनॉमी प्लस मैक्रो, एंड लाइव लेक्चर्स में भी हमने किसके बारे में बात कर ली, सारे चैप्टर्स को एक बार हमने आंखों आगे से निकाल लिया। नाउ अब हम लोग प्रिपरेशन किस तरीके से करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करके। किस तरीके के सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं चैप्टर्स में से। देखो कॉन्सेप्ट समझ लिया, हाँ है ना, चीजें सिंपल लग रही होंगी, लेकिन क्वेश्चंस को डिकोड करना एक अलग ही सवाल है। तो क्वेश्चंस किस तरीके से हो सकते हैं, क्या भाषा होगा इकोनॉमिक्स का, उसको अपन लोग साथ मिलकर डिकोड करने की कोशिश करेंगे। देखो ज्यादा बात नहीं करते हैं, मैं आपको क्वेश्चंस दिखाती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके से चीजों को अटेम्प्ट करने वाले हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट से हम लोग शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी तरफ क्या आ जाता है, चेक करो। Does balance of always balance, balance of BOP आएगा यहाँ पे। Does balance of BOP always balances? Does it mean the situation of zero net financial obligations of the country? क्या पूछ लिया, ये समझ ही नहीं आया। क्या कहना चाहते हैं वो हमसे कि जो हमारा BOP है क्या वो हमेशा बैलेंस कर जाता है, यानी कि हमेशा जितने भी इनफ्लोज है जितने भी आउटफ्लोज है वो बिल्कुल बराबर हो जाते। पहला तो इसका जवाब सोचो, हाँ है ना। फिर आगे क्या पूछा है कि अगर बैलेंस कर रहा है तो उसका क्या मतलब है कि देश के अंदर एक जीरो नेट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन का सिचुएशन है। क्या मतलब है जीरो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, इतने हेवी शब्द क्या कह रहे हैं, देखो आराम से समझते हैं। क्या इसका मतलब है कि देश में एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर कोई भी फाइनेंशियल पैसे वाला ऑब्लिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। शब्द तो ही आसान हो गए। क्या अब हमें समझ में आ गया क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर बीओपी बैलेंस करता है, क्या हमेशा बीओपी बैलेंस करता है, पहला क्वेश्चन। एंड अगर करता है बीओपी बैलेंस तो क्या उसका मतलब ये होता है कि देश की अब कोई भी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना ही कुछ जाना है ना ही कुछ आना है। अगर बिल्कुल बैलेंस हो गया तो क्या इसका मतलब ये होता है कि अब देश की कोई भी ऑब्लिगेशंस और नहीं है। अगर लेन देन वाली चीज जीरो हो गई तो मतलब कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। क्या जवाब दोगे इस बात का, सोचो। कहीं ना कहीं मन में आ रहा है हाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंस नहीं हो सकता। क्या रीजन है इस बात का? बीओपी ऑलवेज बैलेंस हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बीओपी अनबैलेंस्ड भी हो सकता है। किस केस में होता है अनबैलेंस? या तो बीओपी सरप्लस आ सकता है या फिर बीओपी डेफिशिएट आ सकता है। सरप्लस किस केस में आएगा? जब हमारे क्या होंगे, इनफ्लोज ज्यादा होंगे। डेफिशिएट किस केस में आएगा? जब आउटफ्लो ज्यादा होंगे। तो ये दोनों सिचुएशंस भी तो पढ़कर आए हैं। तो यानी कि बीओपी हमेशा बैलेंस हो ये बात तो टोटली गलत है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या लिख देंगे अपन यहाँ पे? डज बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंसेस? नो, बैलेंस ऑफ पेमेंट डज नॉट ऑलवेज बैलेंस। ओके ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा अगर बैलेंस होता है, डज इट मीन अ सिचुएशन ऑफ जीरो नेट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन? अगर मान लो आपका बीओपी बैलेंस हो गया, इसका क्या मतलब है? इनफ्लोस इज इक्वल्स टू आउटफ्लोस। जितना पैसा आया उतना ही पैसा गया। तो इसका मतलब अब देश के ऊपर कोई भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं है। सोचो, आप कहोगे हाँ ये बात तो देखो ये तो ठीक है, पहले वाली गलत थी पर ये बात तो क्या है, ठीक लग रही है। क्यों ठीक लग रही है? क्योंकि इनफ्लोज और आउटफ्लोज क्या बराबर है, तभी तो बैलेंस होता है। कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं, अब कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना किसी से लेना ना किसी का देना। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज का ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि बीओपी खुद ब खुद बैलेंस हो रहा है या फिर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट के कारण बैलेंस। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट क्या था? ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट आरबीआई का एडजस्टमेंट अकाउंट था, जहां पे वो क्या करता था, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में सरप्लस आ रहा है, क्या आ रहा है, सरप्लस आ रहा है, तो ऑफिशियल रिजर्व क्या करता था, लिखकर पैसा
बाहर निकाल लेता था बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में से। अगर डेफिसिट आ रहा है तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट लगा के उतना ही पैसा बीओपी में डाल देता था, यानी कि बीओपी को बैलेंस कर देता था। तो जब हमारा एक बैलेंस्ड बीओपी आ गया है, तब भी हम ये नहीं कह सकते कि हमारी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस जीरो है। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी तब भी हो सकती है, हमें चेक करना पड़ेगा कि ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट कहाँ खड़ा है। किसको बात समझ में आ रही है? बेसिकली ये क्या है, ऐसे हम कितने भी क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस का कोई अंत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर वो क्वेश्चंस डिस्कस करने का मतलब नहीं है कि जो मुश्किल है या जो पेपर में आ सकते हैं। फिलहाल 2-4 चैप्टर्स जो भी हम डिस्कस करेंगे, हमारा मुद्दा क्या रहेगा कि हम समझ सके कि क्वेश्चन को तोड़ना कैसे, किस तरीके से हम क्वेश्चन का मतलब निकाल सकते हैं। मतलब निकालना जब शुरू कर देना, आंसर्स अपने आप बनने लग जाएंगे। जैसे हम न्यूमेरिकल में बात करते हैं कि यार गिवन समझ लो, गिवन क्या है ये समझ लो कि निकालना क्या है, लिंक अपने आप बनेगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या करना है, क्वेश्चन अगर आपको समझ आ जाए ना, आपको क्वेश्चन बोल के बता दे कि भाई मैं तुझसे ये जानना चाहता हूँ, तो आंसर तो आप अपने आप लिख दोगे। आंसर लिखने में अपने को दिक्कत नहीं आएगी। समझ रहे हो बात? चलो, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन दिया हुआ है डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर, कॉजेज डेफिशिट बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या मतलब? ऐसा कुछ नहीं पढ़ा हमने। इन्फ्लेशन कहां से आ गया इस चैप्टर में? पढ़ो। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, तोड़ो क्वेश्चन को। क्या बोला हुआ है? इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन क्या है? हाई है, बहुत ज्यादा। महंगाई आई हुई है, प्राइजेस क्या है? बहुत ज्यादा। हाई है इकोनॉमी के अंदर। अब बोला हुआ है कि क्योंकि इन्फ्लेशन आई हुई है डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर, उसकी वजह से एक डेफिशिट बैलेंस आता है बीओपी का। क्यों भाई? डेफिशिट बैलेंस का क्या मतलब होगा? डिकोड करो। डेफिशिट बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस। नेगेटिव बैलेंस मतलब आउटफ्लो ऑफ मनी। क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है, इकोनॉमी के अंदर से पैसा बाहर ज्यादा जा रहा है, कम रहा है। क्यों भाई? इन्फ्लेशन के बढ़ने के कारण ये क्यों होगा? दिमाग लगाओ, सोचो। अगर आपको पता लग जाए कि जो भी कपड़े आप खरीदते हो ये आपको मार्केट में बड़े महंगे मिल रहे हैं, आजकल कपड़ों के दाम बहुत ज्यादा महंगे हो रहे हैं, लेकिन अगर इंपोर्टेड क्लोथ्स की बात करें, जो क्लोथ्स इंपोर्टेड है, बाहर से मंगवाए जा रहे हैं, वो क्लोथ्स आपको बड़े सस्ते पड़ रहे हैं, चीप पड़ रहे हैं। आपको क्या पड़ रहे हैं? चीप पड़ रहे हैं। डोमेस्टिक इकोनॉमी के जितने भी क्लोथ्स बने वो आपको क्या पड़ रहे हैं? महंगे पड़ रहे हैं। ये आपको क्या पड़ रहे हैं? चीप पड़ रहे हैं। अब सोचो, इन्फ्लेशन बढ़ी, डोमेस्टिक के प्रोडक्ट महंगे लगे, आपने कहां मुंह कर लिया? बाहर के प्रोडक्ट्स की तरफ। यानी कि आपने क्या अपनाया आइडिया? इंपोर्ट करने का। जब इंपोर्ट ज्यादा करोगे तो इंपोर्ट के बदले पैसा देना पड़ेगा, यानी कि आउटफ्लो होगा मनी का। हाँ या ना? अगर आउटफ्लो ज्यादा होगा तो हमारा डेफिसिट बजट आएगा कि नहीं आएगा? किसको समझ आया? क्वेश्चन को तोड़ना सीखो। अगर ये चीज मुझे क्लिक कर सकती तो आपको भी क्लिक कर सकती। फर्क क्या आया? फर्क क्या आया कि आपने क्वेश्चन एक साथ पढ़ा, आपके दिमाग ने बोला कि भाई ये तो आता ही नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे दिमाग ने बोला क्वेश्चन पढ़ो, ये तो आता नहीं, चलो इसे तोड़ते समझने की कोशिश करते। अगर आप अपने साथ वो डायलॉग इनिशिएट कर पाओगे ना, खुद से बात करने लग जाओगे ना कि भाई मुझे समझा तो सही, लिखा क्या हुआ है, नहीं आएगा तो मैं छोड़ दूंगा, नहीं अगर मैंने पढ़ा हुआ तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन क्वेश्चन मेरे को क्लियर होना चाहिए कि मुझसे पूछ क्या रहा है। नहीं आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसको बात समझ में आ रही है कि वो डायलॉग इनिशिएशन पे अपने को क्या करना है? काम करना है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ट्रेड बैलेंस एंड बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। देखो ये थ्योरी वाले क्वेश्चन है, ये हम स्ट्रेट आंसर कर सकते हैं सीधा। ट्रेड बैलेंस एंड करंट अकाउंट बैलेंस, ये हमारे सीधे क्वेश्चन आंसर होंगे। डेफिनेशन वाइज चलेंगे। ट्रेड बैलेंस में हम लोग क्या करते हैं? जो भी हमारी मर्चेंडाइज यानी कि जो गुड्स
गुड्स, ओनली गुड्स, नॉट सर्विसेज। जो हमारी मर्चेंडाइज, जो हमारी गुड्स है इकोनॉमी के अंदर, वो जितनी भी एक्सपोर्ट हुई है माइनस जितनी भी इंपोर्ट हुई, वो हमें क्या देती है, हमारा ट्रेड बैलेंस देती है। अगर हम बात करें करंट अकाउंट की, तो इसमें गुड्स, सर्विसेज एंड करंट ट्रांसफर्स तीनों चीजें इंक्लूड होती है। यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बैलेंस आप गुड्स का भी उठाओगे, सर्विसेज का भी उठाओगे, प्लस साथ ही साथ करंट बैलेंस भी उठाओगे, या फिर करंट ट्रांसफर्स कह देते हैं इन्हें, या फिर इनका नाम होता है यूनिलेटरल ट्रांसफर, जो एक तरफा पेमेंट्स कही है, जिसके अगेंस्ट कोई एसेट लायबिलिटी का क्लेम नहीं है, बस दे दिया, गिफ्ट दे दिया, डोनेशन दे दिया। वो सारे बैलेंसेस कहाँ आ जाएंगे, करंट अकाउंट में आ जाएंगे। सर्विसेज में क्या क्या आएंगी, फैक्टर सर्विसेज एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये वाली सर्विसेज। नॉन फैक्टर सर्विसेज बैंकिंग, शिपिंग, वेयर हाउसिंग, ऐसी सर्विसेज। इतनी बात हमें समझ में आ रही है, हाँ या ना? किसको बिल्कुल बात क्लियर हो रही है? यानी कि जब आपको बोला गया, ऐसे सीधे क्वेश्चंस आएंगे कि डिफरेंशिएट करो ट्रेड बैलेंस और करंट अकाउंट बैलेंस में, ये तो अपन खुद ब खुद लिख लेंगे, हाँ है ना? इसके लिए तो अपने को हल्का सा थ्योरी पढ़ना है। ओके, CAD करंट अकाउंट डेफिसिट आया है, करंट अकाउंट डेफिसिट आया है, कैन बी मैनेज्ड थ्रू इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। डू यू अग्री? क्या बोला हुआ है? करंट अकाउंट डेफिसिट। आपको भी नहीं समझ आया क्वेश्चन, मेरे को भी नहीं समझ आया। क्या बोला हुआ है? करंट अकाउंट डेफिसिट आ रहा है, यानी कि नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। करंट अकाउंट में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स होती है, वो जा ज्यादा रही है, कम रही है। ओके, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब नेक्स्ट चीज हमसे पूछी क्या हुई है, इसको क्या हम ठीक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करके? इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या होता है भाई? इंडियन इकोनॉमी में हम लोग पढ़ते, इंडिया ने क्या किया था, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन किया था आजाद होने के बाद, कि बाहर से सामान मंगवाना ना पड़े, खुद की इकोनॉमी में ही क्या हो, सामान बने और सामान बने और सामान बने। इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट कर दिया जाए, हटा दिया जाए, बदल दिया जाए इंपोर्टेड गुड्स को खुद के देसी गुड्स से। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन अगर हो जाता है तो यानी कि हम बात कर रहे हैं इंपोर्ट घटाने की और एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हो, इंपोर्ट घटाने की ही बात कर रहे हो, कि अपना डोमेस्टिक कंट्री में सामान पूरा करो, बाहर बेचो, ये नहीं बोल रहे हो। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन है, एक्सपोर्ट प्रमोशन नहीं है। इंपोर्ट आप लोग क्या करोगे, घटाने की बात हो रही है, डोमेस्टिक का क्या होगा, सेल बढ़ेगा, हाँ या ना? तो अगर इंपोर्ट घट जाए तो बाहर पैसा देना कम पड़ेगा, आउटफ्लो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। अगर गुड्स वाली चीज का, गुड्स इंपोर्ट हो रही, इसका क्या हो जाए, आउटफ्लो रिड्यूस हो जाए, बाहर से हम लोग चीजें कम मंगाए, बाहर पैसा कम भेजना पड़े, तो क्या करंट अकाउंट में जो डेफिसिट आ रहा है वो ठीक हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्या दिक्कत है? कैसे होगा? बाहर गुड्स कम जाएंगे, बाहर पैसा कम देंगे। इस अकाउंट में हमने क्या किया हुआ है कि इनफ्लोज है हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज के, एंड आउटफ्लोज है उसके अगेंस्ट। अगर हमारा किसी तरीके से जो आउटफ्लो वाला पैसा है, बाहर जाने वाला पैसा है, वो अगर घट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव बैलेंस आ जाएगा। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, हाँ या ना? चलो और देखते हैं क्या पूछा जा रहा है हमसे। What is the meaning of deficit in balance of payments? Again एक थ्योरी वाला सिंपल क्वेश्चन है। बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर डेफिसिट आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, उसका एक सिंपल सा मतलब है कि आउटफ्लो क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है कंपैरेटिवली, इनफ्लो क्या है, कम है, हाँ या ना? चलो और देखते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोनेंट्स। बता दोगे? इसमें अगेन हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या बताओगे? करंट अकाउंट में क्या क्या होता है? आपके सारे तो वो होते हैं, हम क्या बोलते हैं उसे, सारे तो आपके आ जाएंगे गुड्स, सारी आ जाएंगी आपकी सर्विसेज, सारे आ जाएंगे आपके यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। कैपिटल में क्या क्या आ जाएगा? सारे इन्वेस्टमेंट्स और सारे ही सारे बोरोइंग्स। ये चीजें यहां पर आ जाएंगी हमारे पास। मोर ओवर आप और क्या लिख सकते हो, डिफरेंशिएशन में डिफाइन कर सकते हो कि करंट अकाउंट हमारा जो है वो क्या करेगा, एक बेसिक डेफिनेशन, क्योंकि यहां पर आपको डिफरेंशिएशन
स्पेसिफाई किया है कि सिर्फ कंपोनेंट्स के बेसिस पे करना है, इसीलिए सिर्फ एक बेसिक डेफिनेशन दे दो टॉप पे कि करंट अकाउंट में ऐसी चीजें हैं, ऐसे कंपोनेंट्स है जो फ्यूचर क्लेमराइज नहीं करेंगे, एसेट लायबिलिटी पे फर्क नहीं डालेंगे। कैपिटल अकाउंट में ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे एसेट लायबिलिटी में फर्क डालेंगी, फ्यूचर क्लेम्स अराइज करेंगे। इतनी बात हमें समझ में आ रही है। थ्योरी वाले क्वेश्चंस कर लेंगे। चलो और देखते हैं क्या पूछा गया। गिव मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड दे देंगे, जो भी गुड्स मर्चेंडाइज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बैलेंस होता है वो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड हो जाता है। व्हाट डज अ बैलेंस डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड इंडिकेट? बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसमें क्या आ गया है? एक डेफिशिएंट बैलेंस आ गया है, एक नेगेटिव बैलेंस आ गया है। ये आपको क्या दिखा रहा है? यहां पर क्या क्या चीजें हैं? गुड्स हैं, सर्विसेज है एंड करंट ट्रांसफर्स है। हाँ या ना? अगर नेगेटिव बैलेंस आ रहा है तो क्या दिखा रहा है कि एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है। हाँ या ना? यानी कि डोमेस्टिक इकोनॉमी में क्या है, चीजें कंपैरेटिवली महंगी है, तो हम बाहर से इंपोर्ट क्या कर रहे हैं? ज्यादा कर रहे हैं, एंड बाहर वाले हमारा एक्सपोर्ट सामान क्या कर रहे हैं? कंपैरेटिवली कम कर रहे हैं। सो सिंपल इज दैट। हाँ या ना? और देखते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ अकाउंट। सिंपल जाएगा ये भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे डिफरेंशिएट करोगे? ऑटोनॉमस होती है अबव द लाइन ट्रांजैक्शंस, अकोमोडेटिंग होती है बिलो द लाइन ट्रांजैक्शंस। ऑटोनॉमस में हम लोग क्या करते हैं? ऑटोनॉमस अपने आप होने वाली ट्रांजैक्शंस है प्रॉफिट लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अकोमोडेटिंग जानबूझ के आरबीआई करता है ताकि वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को क्या कर सके? बैलेंस कर सके। हाँ है ना? लिख लेंगे ये तो। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अकाउंट। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस है, मतलब क्या है इस बात का? कि हमारी कंट्री में इनफ्लो ज्यादा है एंड आउटफ्लो क्या है? कंपैरेटिवली कम है। अच्छा एक सवाल पूछूं आपसे, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा सरप्लस आ रहा है, इसका मतलब इनफ्लो क्या है? ज्यादा है, एंड आउटफ्लो क्या है? कम है। हाँ या ना? अब अगर मैं आपसे पूछूं एक सिंपल सी बात कि इज इट अ गुड थिंग? इज इट अ गुड सिचुएशन? क्योंकि इनफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो ज्यादा है, ये इकोनॉमी के लिए एक अच्छी बात है, पर हम इस सिचुएशन, सरप्लस वाली सिचुएशन को क्या एक गुड सिचुएशन कह सकते हैं? क्या आप कह सकते हो कि क्योंकि इनफ्लो ज्यादा है इसीलिए इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग सुपर गुड? अगर इंडिया का बीओपी एक सरप्लस शो कर रहा है, इनफ्लोज ज्यादा है, तो क्या हम ये बात कह सकते हैं कि इंडिया इज परफॉर्मिंग रियली गुड, इनफ्लो ज्यादा हो रहा है? सोचने वाली बात है कि हम ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते यार? पैसा जब आ ज्यादा रहा है। भाई बीओपी याद करो, बीओपी में पैसा आता कैसे है? या तो आप क्या कर रहे हो? एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसके अगेंस्ट पैसा आएगा, या फिर क्या कर रहे हो? एसेट बेच रहे हो, उसके अगेंस्ट पैसा आ सकता है, या फिर क्या कर रहे हो? लोन ले रहे हो, लायबिलिटी अराइज कर रहे हो, उसके अगेंस्ट पैसा है। यानी कि पैसा इन दोनों वजहों से भी तो आ सकता है। हो सकता है कि जो आपका इनफ्लो बीओपी का बढ़ा हुआ शो कर रहा है, बीओपी सरप्लस शो कर रहा है, वो आपका इस वजह से ना होकर इन वजहों से। फिर तो हमारा देश अच्छा कहां परफॉर्म करे? फिर तो हमारे सर पे कर्ज बढ़ता 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 जा रहा है। तो कभी भी हम एक ऊपर ऊपर इमेज देखे, बीओपी का सरप्लस देखे, ये नहीं कह सकते अरे अरे वी आर परफॉर्मिंग रियली गुड, ये तो बहुत बढ़िया बात होगी। हमें देखना पड़ेगा अंदर घुस के कि बीओपी का ये जो इनफ्लो बढ़ा हुआ शो कर रहा है किस वजह से कर। हाँ या ना? अच्छी बात हम लोगों को पता चली। चलो ये हमें समझ में आ गया, सरप्लस बीओपी का क्या दिखा रहा है? बीओपी का सरप्लस दिखा रहा है कि इनफ्लोज ज्यादा है। अगर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा नंबर में, 4 नंबर में, 6 नंबर में, तो आप बता भी सकते हो कि ये सरप्लस किस वजह से हो सकता है, इनफ्लोज कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है। एंड अगर 6 नंबर का, फिर आप अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू भी डाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे आपसे बात की कि सरप्लस इन वजहों से भी हो सकता है। तो हम देखकर बीओपी की सरप्लस है ये नहीं कह सकते कि इट इज अ आइडियल सिचुएशन।
Unfavored balance on current account leads to high receipts of foreign exchange in the capital account. Do you agree? क्या बोला हुआ है कि जो आपका करंट अकाउंट है इसमें आ गया भाई डेफिशिट. क्या आ गया? डेफिशिट आ गया. अब हमारा जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है वो क्या करना पड़ेगा हमें? उसमें ज्यादा रिसिप्ट्स लेकर आनी पड़ेंगी हमें फॉरेन एक्सचेंज की. यानी कि अगर यहां पर नेगेटिव बैलेंस है तो बीओपी हमें 0 चाहिए, तो हमें यहां पर क्या करने पड़ेंगे? अपने पॉजिटिव्स बढ़ाने पड़ेंगे. हाँ या ना? रिसिप्ट्स बढ़ानी पड़ेंगी. इस बात में अपने को कोई दिक्कत है? अपने को इस बात से कोई दिक्कत नहीं. बोल रहे डू यू अग्री? हाँ, हम बिल्कुल अग्री करेंगे. क्यों अग्री करेंगे हम? क्योंकि अगर करंट अकाउंट क्या है? डेफिसिट है, तो उसको बैलेंस कौन करेगा? कैपिटल अकाउंट बैलेंस करेगा. यहाँ पे हम एक एडिशनल नोट बना सकते हैं एग्जामिनर के लिए कि कैपिटल अकाउंट से वो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, रिसिप्ट्स यहां पर बढ़ाने की कोशिश करेंगे. अगर यहां पर डेफिसिट है तो यहां पर बोरोइंग्स क्या करनी पड़ेंगे? हमें ज्यादा करनी पड़ेंगी. एंड जो डिफरेंस है वो हमारा आरबीआई ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट से मैनेज करने की कोशिश करेगा. इस तरीके के लिटिल टिडबिट पॉइंट्स हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं एग्जामिनर के लिए, जो अटेंशन सीक करते हैं, आपके पेपर को काफी बेटर बना देते हैं. लगता है कि हमने अटेंटिव होके पेपर किया. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें. डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. सिंपल क्वेश्चन अगेन, थ्योरी वाला. डायरेक्ट में बाहर वाले लोग आके यहां पर कुछ खोल लेंगे अपना. मैकडॉनल्ड्स ने आके खोल लिया, वॉलमार्ट ने आके खोल लिया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. पोर्टफोलियो होता है कि वहां के किसी पर्सन ने, वहां की किसी कंपनी ने यहां की किसी कंपनी पर पैसा लगाया, यहां के किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, तो उसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. चलो, इंडियन रुपी हैज बीन डेप्रिशिएटिंग इन रियल टाइम्स. What effect will it have on current account? क्या बोला हुआ है हमें कि जो इंडियन रुपी है वो डेप्रिशिएट कर रहा है. क्या कर रहा है? उसकी वैल्यू गिरती जा रही है, डेप्रिशिएट कर रहा है. हाँ या ना? पूछा क्या? What effect will it have on current account डेफिशिट. अगर करंट अकाउंट में डेफिशिएंसी है, नेगेटिव बैलेंस है, यानी कि पैसे का इनफ्लो कम है, पैसे का आउटफ्लो ज्यादा है. हाँ या ना? किसको बात समझ में आ रही है ना? अगर इंडियन रुपीस क्या करे? डिप्रिशिएट करे, तो करंट अकाउंट डेफिसिट पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या हमारा डेफिसिट और बढ़ जाएगा या फिर हमारा डेफिसिट घट जाएगा? कैसे आंसर करोगे इसे? देखो, रुपीस के घटने की सिग्निफिकेंस को समझो कि पहले $1 में 83 रुपीज मिलते थे, अब $1 में 93 रुपीज मिलते हैं. इसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन. आप कहोगे अब ज्यादा पैसा मिल रहा है, डेप्रिशिएट हो गया. डेप्रिशिएट ही तो हो गया. पहले अगर आपको $1 खरीदना है तो आप 83 रुपीज देते थे. अब अगर $1 खरीदना है तो 83 में नहीं आता, 93 रुपीज लगते हैं. यानी कि रुपीज की वैल्यू यहां पर गिरी है, डेप्रिसिएशन हो गया. हाँ है ना? तो इंडियन रुपीस अगर डेप्रिशिएट हो रहा है तो आपको समझना यहाँ पे क्या है, करंट अकाउंट में डेफिसिट क्यों आ रहा है ये हमें नहीं पता. करंट अकाउंट डेफिसिट गिवन है. ठीक है, अब हमें समझना है क्या इंपैक्ट पड़ेगा अगर ये हो रहा है. तो दिमाग कैसे काम करना चाहिए, इस पे सीधा अफेक्ट हम लोग स्टडी नहीं कर सकते. समझो कि करंट अकाउंट में होता क्या क्या है. करंट अकाउंट में किस चीज से फर्क पड़ता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट से फर्क पड़ता है. हाँ या ना? अब सोचो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे रुपीस के घटने बढ़ने से कैसे फर्क पड़ता है. ये समझ लेंगे तो आंसर आ जाएगा. किसको बात समझ में आ रही है? किस तरीके से आंसर फॉर्म होंगे, इन सवालों का जवाब आपको मिलेगा फॉरेन एक्सचेंज वाले चैप्टर्स में. याद करो क्या पढ़कर आए हो फॉरेन एक्सचेंज वाले चैप्टर में, कि किस तरीके से रुपीस का डेप्रिशिएट होना हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे फर्क डालेगा. रिलेशन यहां अगर बन गया, यहां भी बन जाएगा.
इंपोर्ट एक्सपोर्ट पता लगे, कम होंगे ज्यादा होंगे, तो यहाँ भी। अब इन क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको बता कर नहीं रहूंगा, खुद फिगर आउट करो बैठ के, समझने की कोशिश करो कि क्या आपसे पूछने की कोशिश हो रही है एंड किस तरीके से आप उस आंसर तक पहुंच सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। Where will sale of machinery to abroad be recorded in the BOP account? Give reasons. Sale of machinery कहाँ रिकॉर्ड करने का? अब आप कहोगे मशीनरी तो एसेट होती है, हम क्या कर रहे हैं, एसेट बेच रहे हैं, उसकी वजह से क्या आएगा, पैसा आएगा, तो हम इसको करंट अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं। हम कहेंगे कि गलत जी, ये कहाँ, सॉरी कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं, एसेट बोला ना, हम कहेंगे गलत जी, कहाँ रिकॉर्ड होगा, ये करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। क्यों? क्योंकि जब एसेट लायबिलिटी स्टेटस में फर्क आने की बात हो रही है तो वो देश के एसेट देश की लायबिलिटी पे, लेकिन जो मशीनरी है, ये जो मशीनरी है ये देश के लिए एसेट नहीं है। क्या है ये? सिर्फ कैपिटल गुड है। एंड कैपिटल गुड को हम कैसे ट्रीट करेंगे? एक्सपोर्ट ऑफ गुड की तरह। तो एक्सपोर्ट के बदले जो भी पैसा आता है वो कहां रिकॉर्ड होता है? करंट अकाउंट में। समझ आ गया आंसर कैसे फ्रेम होगा? सेल ऑफ मशीनरी विल बी रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट। रीजन क्या दोगे? बिकॉज इट इज कैपिटल गुड एंड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ ऑल गुड्स आर रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट। सिंपल नाइस आंसर। कहानियां बनाने की जरूरत नहीं है आंसर, ऐसा था वैसा है ये वो, अराउंड द टॉपिक लिखने की कोई जरूरत नहीं। दो टू का आंसर दो, सिंपल आंसर बनते, सिंपल आंसर के नंबर मिलेंगे। चलो अगला क्या है? गिव रीजंस एक्सप्लेन व्हाई चैरिटी ऑफ फॉरेन कंट्रीज इज रिकॉर्डेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट। कह रहे हैं यार चैरिटी वैरिटी क्यों रिकॉर्ड करने बैठे हो, गिफ्ट विफ्ट क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो, छोड़ दो ना उसे, उसको उसका खाता मेंटेन करने की क्या जरूरत है? इसीलिए जरूरत है क्योंकि उसकी वजह से भी पैसा इनफ्लो आउटफ्लो तो होगा ही होगा, एंड जो भी इनफ्लो आउटफ्लो होगा उसका सारा रिकॉर्ड अपने को मेंटेन करना ही पड़ेगा। वो रीजन यहाँ पे क्या कर दोगे? सही शब्दों में लिख दोगे, हाँ या ना? व्हाट आर नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स नेम टू। क्या बोला हुआ है? ये आ जाएगा आपको, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स, यानी कि कैपिटल रिसिप्ट भी होनी चाहिए। एसेट लायबिलिटी स्टेटस में फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन कोई भी डेट क्रिएट नहीं होना चाहिए, यानी कि लायबिलिटी अराइज नहीं होनी चाहिए। ऐसी रिसिप्ट्स बतानी है आपको, वो भी कैपिटल रिसिप्ट्स, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं लिखा जाएगा यहाँ पे, कैपिटल रिसिप्ट्स। सोचो, आप सोच रहे हो ऐसे तो कोई हो ही नहीं सकती, बोरो करके ही तो पैसा आएगा, एसेट बेच के भी तो आ सकता है। डिस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट अगर अपने एसेट्स को सेल ऑफ कर दे उससे पैसा आएगा, लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी लेकिन एसेट रिड्यूस होगा, इसीलिए कैपिटल रिसिप्ट है। और सोचो, और तो कुछ होता ही नहीं। क्यों? जो मैंने लोन दे रखे हैं, जो गवर्नमेंट ने लोन दिए हुए हैं, वो भी तो रिकवर कर लेगी। जिन लोगों को लोन दिया हुआ है उनके सर पे लायबिलिटी है, हमें पता है यहां से पैसा आएगा, जहां से हमें पता होता है फ्यूचर में पैसा आएगा, वो हमारे लिए क्या बन जाते हैं? एसेट बन जाते हैं। जब आपने उन लोगों से पैसा रिकवर कर लिया, पैसा इनफ्लो हो गया, हाँ या ना, और वो लोग के सर पे कोई लायबिलिटी नहीं रही, आपके जो एसेट्स हैं वो भी क्या हो गए? खत्म हो गए। तो रिकवरी ऑफ लोन और डिसइन्वेस्टमेंट, हमारे पास दो ऐसी कैपिटल रिसिप्ट्स आ जाएंगी जिनकी वजह से डेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसको बात समझ में आ रही है? हाँ है ना? नाउ यू स्लोली स्लोली गेटिंग इट कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन, अब ये चीज पूछी जाती है हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं डेफिनेटली, क्या नॉन डेट क्रिएटिंग, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, पर अगर हम इसे तोड़ ले, नॉन डेट यानी कि डेट नहीं होना चाहिए, यानी कि सर पे बोझ नहीं आना चाहिए, क्रिएटिंग
पर हमें बताना क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स, यानी कि एसेट लायबिलिटी पे कुछ फर्क तो पड़ना चाहिए। लायबिलिटी बढ़नी नहीं चाहिए, लेकिन एसेट लायबिलिटी पे कुछ फर्क पड़ना चाहिए, यानी कि कुछ ना कुछ फ्यूचर क्लेम पे अफेक्ट पड़ना चाहिए, फिर हम अपने आंसर पे क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। किसको बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? और देखें क्या लिखा हुआ है, कंट्री विद ट्रेड बैलेंस डेफिसिट कैन नॉट हैव करंट अकाउंट सरप्लस इन बीओपी। डू यू अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? क्या बात बोली हुई है, ट्रेड बैलेंस डेफिसिट है, ट्रेड बैलेंस डेफिसिट है, और बोलो वो हो ही नहीं सकता कि उसका करंट अकाउंट सरप्लस हो जाए, करंट अकाउंट सरप्लस हो जाए, हो ही नहीं सकता। कहते हो सकता है क्या? आप डू यू अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, गिव रीजंस कहता, मानते हो ये बात सही? देखो हमें सोचना पड़ेगा कि करंट अकाउंट और ट्रेड बैलेंस बनता कैसे। ये बनता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ये कैसे बनता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्लस करंट ट्रांसफर्स। हाँ या ना? यानी कि अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स नेगेटिव आ भी जाए, डेफिसिट आ भी जाए, हो सकता है सर्विसेज पॉजिटिव हो जाए, हो सकता है करंट ट्रांसफर्स पॉजिटिव हो जाए। मान लो ये -10 है ट्रेड बैलेंस और इनविजिबल बैलेंस हमारे आ गए +20, तो -10 होने के और +20 होने की वजह से जब इन दोनों को जोड़ोगे, इनविजिबल बैलेंसेस और ट्रेड बैलेंस को साथ जोड़ोगे, कितना आ जाएगा? ये तो पॉजिटिव आ गया, यानी कि सरप्लस हो सकता है। इतनी चीज हमने फिगर आउट कर ली, फिर आंसर कैसे लिखोगे? लिखोगे कि नहीं, हम इस स्टेटमेंट से अग्री नहीं करते क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस हो सकता है। रीजन इस बात का ये है कि करंट अकाउंट में हमारे पास इनविजिबल बैलेंसेस और ट्रेड बैलेंसेस दोनों हो सकते हैं। तो अगर ट्रेड बैलेंस डेफिसिट हो भी गया तो इनविजिबल बैलेंसेस का सरप्लस करंट अकाउंट के बैलेंस को सरप्लस कर सकता है। हाँ या ना? समझ आ गई बात? इज इंप्रूवमेंट इन एक्सचेंज रेट ऑफ अ कंट्रीज करेंसी ऑलवेज बेनिफिशियल टू बीओपी? लो, काफी क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए, अब यहीं से अपन क्या करेंगे, कल क्वेश्चंस डिस्कस करना शुरू करेंगे। अब क्वेश्चंस का लेवल क्या होता जाएगा, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता जाएगा। साथ में कल कुछ न्यूमेरिकल्स पे भी बात करेंगे। अभी जितने क्वेश्चंस पढ़ लिए प्लस ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए रीड कर ही दिया, इसको फिगर आउट करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। बुक से, इंटरनेट से आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आंसर तो अपन कल डिस्कस करेंगे। अपने को समझना क्या कि क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। होमवर्क भी मिल गया, हाँ है ना? मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट से, कोई भी क्वेरी से ड्रॉप कर दीजिए, अपन कल के लेक्चर में से क्लियर कर लेंगे। मिलते हैं, हैव अ गुड डे गाइस।